करेंगे और आज की क्लास में हम इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हमने बात की थी कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू का जो मेन सोर्स है वो होता है टैक्सेस। तो गवर्नमेंट मेनली दो तरीके से टैक्सेस कलेक्ट करती है। अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ टैक्स की कि टैक्स कितने प्रकार का होता है, तो मेनली टैक्स दो प्रकार के होते हैं। एक तो है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में कर का भार वहन करने वाला यानी कि टैक्स का बर्डन उठाने वाला और टैक्स का पेमेंट करने वाला दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक कोई टैक्स पेयर है ए और ए द्वारा गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट किया जा रहा है। तो जो टैक्स का पैसा है वो ए की जेब से जा रहा है, यानी कि जो टैक्स का बर्डन है, टैक्स का बर्डन ए के द्वारा उठाया जा रहा है, टैक्स का भार ए के द्वारा वहन किया जा रहा है और टैक्स का पेमेंट भी, टैक्स का भुगतान भी सरकार को ए के द्वारा ही किया जा रहा है। तो यहां पर जो बर्डन है, बर्डन या इंपैक्ट ऑफ टैक्स, ये किस पर आ रहा है? ये ए पर आ रहा है। ए अपनी जेब से जो है टैक्स चुका रहा है, अपनी जेब से इसको टैक्स का भुगतान करना पड़ रहा है अपनी इनकम में से। तो बर्डन और इंपैक्ट भी ए पर आ रहा है। और जो इंसिडेंस है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, जो टैक्स का दायित्व उत्पन्न हो रहा है, जो टैक्स चुकाना पड़ रहा है, वो भी ए को चुकाना पड़ रहा है। तो जहां पर बर्डन ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स दोनों किसी एक ही व्यक्ति पर हो, ऐसा टैक्स डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। यानी कि कर का भार वहन करने वाला और कर चुकाने वाला दोनों एक ही व्यक्ति हो तो ऐसा कर प्रत्यक्ष कर कहलाता है। दूसरा, अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, अप्रत्यक्ष कर की, तो यहां पर हम उदाहरण लेते हैं कि एक व्यक्ति है ए और ए ने कर चुकाया बी को, या बी ने ए से कर वसूल किया और फिर इस कर को गवर्नमेंट को बी ने चुकाया। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन या इंपैक्ट ऑफ टैक्स ए पर है और इंसिडेंस ऑफ टैक्स है बी पर। बर्डन और इंपैक्ट ऑफ टैक्स यानी कि जो कर का प्रभाव है, कर का भार है, वो तो ए पर है। ए बी को टैक्स चुका रहा है या फिर बी द्वारा ए से कर वसूल किया जा रहा है और बी फिर आगे गवर्नमेंट को कर चुका रहा है। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इंसिडेंस ऑफ टैक्स है बी पर। तो कर का भार वहन करने वाला और कर चुकाने वाला दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं अप्रत्यक्ष कर में। एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। मान लीजिए कि बी जो है, बी कोई एक व्यापारी है, किसी वस्तु का विक्रय करता है। तो बी ने ए को किसी वस्तु का विक्रय किया, कोई इसको सामान बेचा, उसके बदले ए ने बी को पेमेंट किया। मान लीजिए कि 100 रुपए उस वस्तु की वैल्यू थी और इस 100 रुपए पर 10% के हिसाब से 10 रुपए टैक्स लगाया गया। तो कुल मिलाकर जो सामान बेचा गया उसकी वैल्यू है 110 रुपए। तो ए ने बी को 110 रुपए का पेमेंट किया और 110 रुपए में 100 रुपए तो बी ने जो सामान बेचा था उसकी वैल्यू है, उसकी कीमत है, और 10 रुपए इसने टैक्स के वसूल किए। तो बी ने ए से टैक्स वसूल किया है जो सामान बेचा है उसमें। तो ए ने 110 रुपए चुकाए हैं, तो 100 रुपए तो उस वस्तु की कीमत और 10 रुपए कर के चुकाए हैं। तो कर का भार, बर्डन किस पे आया? ए पर, क्योंकि वस्तु के मूल्य के साथ साथ उसने बी को कर भी चुकाया है। अब बी ने ए से कर वसूल किया 10 रुपए और इस 10 रुपए का पेमेंट करेगा बी गवर्नमेंट को। तो कर चुकाया जाएगा बी के द्वारा, लेकिन कर का भार वहन किया जाएगा ए के द्वारा। तो जहां पर कर का भार वहन करने वाला और कर चुकाने वाला दो अलग अलग व्यक्ति हो, वो
इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर कहलाता है, यानी कि ए के द्वारा गवर्नमेंट को कर तो चुकाया गया है लेकिन इनडायरेक्ट वे से, सीधे नहीं चुकाया, इसने बी के थ्रू गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट किया है, इसलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। और यहां पर ए ने गवर्नमेंट को सीधा टैक्स का पेमेंट किया है, डायरेक्ट पेमेंट किया है, इसलिए ये डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। तो हम जो इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स ही है। यहां पर करदाता के द्वारा इनकम कमाई जाती है और अपनी इनकम पर फिर गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट किया जाता है। तो जो इनकम कमाने वाला है वही जो है कर का भार वहन करता है और वो खुद ही गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट भी करता है। तो जो इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है। और बाकी जो दूसरे टैक्स है जैसे जीएसटी है, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो गवर्नमेंट मेनली दो तरीके से टैक्स लगाती है, या हम कहें कि जो टैक्स के जो मुख्य प्रकार हैं वो दो हैं, अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। अब इनकम टैक्स लॉ जो है, आयकर कानून, ये किन से बनता है, इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो इनकम टैक्स लॉ में एक तो इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया है, आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स एक्ट 1961, 1961, आयकर अधिनियम 1961 लागू होता है इनकम टैक्स पर। और यह हमारे देश में संपूर्ण भारत पर लागू हुआ 1 अप्रैल 1962 से। तो एक तो हम इनकम टैक्स लॉ में इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हैं, इनकम टैक्स एक्ट है 1961। दूसरा, इसकी सहायता के लिए, या ऐसा कहें कि इसके अनुपूरक, यानी इसलिए इसके सप्लीमेंट रूल्स बनाए गए हैं, इनकम टैक्स रूल्स 1962, और ये भी लागू होते हैं 1 अप्रैल 1962 से। तो जो इनकम टैक्स रूल्स हैं वो 1 अप्रैल 1962 से लागू होते हैं। तो एक्ट में ये बताया जाता है कि क्या करना है, और रूल्स में ये बताया जाता है कि जो एक्ट में कहा गया है उसको कैसे करना है, यानी कि प्रोसीजर। रूल्स में क्या होता है कि जो एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको कैसे लागू करना है, प्रोसीजर्स बताई जाती है, कार्यविधि बताई जाती है रूल्स में। और साथ ही साथ जो प्रोविजंस में जिन फॉर्म्स का, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है, उनका यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ होता है। तो फॉर्म्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो रूल्स में बताया होता है। तो एक्ट बताता है कि क्या करना है और रूल्स बताते हैं कि कैसे करना है। ये एक्ट रूल्स जो है वो एक्ट के सप्लीमेंट होते हैं, अनुपूरक होते हैं, सहायता करते हैं। इसके बाद फाइनेंस एक्ट एनुअल, प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री द्वारा संसद में फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। और जब इस वित्त विधेयक को संसद के दोनों सदनों की सहमति प्राप्त हो जाती है तो फिर ये एक्ट बन जाता है। और प्रत्येक वर्ष एक फाइनेंस एक्ट बनता है, ये वार्षिक होता है। तो प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री द्वारा फरवरी की 1 तारीख को वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, और जब इसको सहमति मिल जाती है दोनों सदनों की तो ये एक्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें प्रत्येक वर्ष जो जो परिवर्तन किए जाते हैं इनकम टैक्स में, वो इस फाइनेंस एक्ट में बतलाए जाते हैं। अगर टैक्स की रेट्स में कोई चेंजेज आते हैं तो वो भी इस फाइनेंस एक्ट में बताए जाते हैं वित्त मंत्री द्वारा। तो ये एक फाइनेंस एक्ट भी हमको देखना होता है इनकम टैक्स लॉ में, ये भी इनकम टैक्स लॉ का एक पार्ट है। तो जब हम इनकम टैक्स लॉ पढ़ते हैं, आयकर कानून पढ़ते हैं, तो हमको केवल एक्ट ही नहीं पढ़ना, बल्कि हमको एक्ट के साथ साथ रूल्स, फाइनेंस एक्ट जो हर वर्ष जो प्रस्तुत किया जाता है फाइनेंस बिल, हमको देखना होता है सर्कुलर्स। हमारे देश के वित्त से संबंधित, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी काम है वो वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री पूरे देश में फाइनेंस से रिलेटेड काम देखती है।
और डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड काम देखने के लिए उसने एक बोर्ड बनाया है जिसको सीबीडीटी कहते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो इनकम टैक्स जो है वो एक डायरेक्ट टैक्स है, तो इनकम टैक्स सीबीडीटी के अंडर आता है। तो सीबीडीटी इनकम टैक्स पर निगरानी रखती है, और अगर जो इनकम टैक्स एक्ट में जो प्रोविजंस हैं अगर वो स्पष्ट नहीं है या फिर विस्तृत नहीं है, तो उनके संबंध में क्लैरिफिकेशन देने के लिए समय समय पर सीबीडीटी द्वारा सर्कुलर्स इश्यू किए जाते हैं, परिपत्र जारी किए जाते हैं, जिसके द्वारा प्रोविजन से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई एम्बिग्यूटी, किसी प्रकार की कोई अस्पष्टता नहीं रहे। क्योंकि अगर प्रोविजंस कोई अस्पष्ट होंगे तो अलग अलग लोगों द्वारा उसके अलग अलग अर्थ निकाले जाएंगे, जिससे डिस्प्यूट होने की, विवाद होने की संभावना होती है। तो प्रोविजंस अगर कोई अस्पष्ट है या विस्तृत नहीं है तो इनके संबंध में जो क्लैरिफिकेशन सीबीडीटी द्वारा सर्कुलर के माध्यम से जारी किया जाता है। तो हमको इनकम टैक्स लॉ में सीबीडीटी के द्वारा जो सर्कुलर्स इश्यू किए गए हैं वो भी हमको देखने होते हैं। इसके बाद नोटिफिकेशंस, सरकार समय समय पर अधिसूचनाएं जारी करती है, नोटिफिकेशंस इश्यू करती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी इनकम के संबंध में कोई एग्जेम्पशन दिया गया है, तो सरकार अगर किसी आय को कर मुक्त करती है तो वो अधिसूचना के द्वारा जनता को बताती है, तो नोटिफिकेशन इश्यू करती है। तो हमको नोटिफिकेशंस भी पढ़ने होते हैं। और इसके बाद कोर्ट डिसीजंस। कई बार जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं और जो करदाता है, टैक्स पेयर हैं, इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है और वो डिस्प्यूट कोर्ट में चला जाता है, और उस डिस्प्यूट के संबंध में कोर्ट द्वारा जो डिसीजन दिया जाता है वो डिसीजन भी इनकम टैक्स लॉ का एक हिस्सा बन जाता है। तो जब इनकम टैक्स लॉ पढ़ते हैं तो कोर्ट डिसीजंस को भी, न्यायालय के निर्णयों को भी ध्यान में रखना होता है। तो इनकम टैक्स लॉ में केवल इनकम टैक्स एक्ट और रूल्स नहीं पढ़े जाते, इनके साथ साथ प्रत्येक वर्ष जो वित्त विधेयक जारी होता है वो भी हमको देखना होता है। सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस और कोर्ट डिसीजंस भी साथ में पढ़ने होते हैं। तो ये सब मिलाकर इनकम टैक्स लॉ, आयकर कानून कहलाता है। अब जब हम बात कर रहे थे काइंड्स ऑफ टैक्स की, कि कर के दो मुख्य प्रकार होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमने बात की थी कि जो कर का भार वहन करने वाला और कर चुकाने वाला अगर एक ही व्यक्ति हो तो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है, और अगर वो व्यक्ति दोनों अलग अलग हो तो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। तो यहां पर हम व्यक्ति की बात कर रहे थे, तो व्यक्ति का मतलब, पर्सन का मतलब इनकम टैक्स एक्ट में किसी इंसान से नहीं है, बल्कि पर्सन में कुछ एंटिटीज शामिल की जाती हैं। तो यहां पर इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन यानी व्यक्ति में कौन कौन शामिल होता है? पर्सन यानी कि व्यक्ति। तो पर्सन्स में एक तो इंडिविजुअल, इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति। इंडिविजुअल का मतलब होता है किसी इंसान से, वो चाहे पुरुष हो, महिला हो, कोई अवयस्क हो या कोई पागल दिवालिया कोई भी हो, तो इंडिविजुअल को व्यक्ति में शामिल किया जाता है। जब हम व्यक्ति कहते हैं तो उसका मतलब इंडिविजुअल नहीं होता, इंडिविजुअल का मतलब है इंसान से, जबकि व्यक्ति का मतलब और विस्तृत है, व्यक्ति में कई एंटिटीज शामिल की जाती हैं। तो व्यक्ति में इंडिविजुअल शामिल होते हैं। इसके बाद व्यक्ति में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार। अगर कोई हिंदू परिवार मिलकर कोई बिजनेस करता है तो वो अपने आप को हिंदू अविभाजित परिवार के रूप में रजिस्टर करवा सकता है। ये एक व्यवसाय की फॉर्म है, बिजनेस की फॉर्म है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी व्यक्ति में शामिल की जाती है। इसके बाद पार्टनरशिप फर्म।
अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है उसको भी व्यक्ति में शामिल किया जाता है। कंपनी को भी व्यक्ति में शामिल किया जाता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर कोई व्यक्ति का यानी कि हम जिनकी बात कर रहे हैं, तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, ये सब पर्सन्स मिलकर या इनमें से कोई दो मिलकर कोई समूह बनाकर कोई बिजनेस करते हैं, लेकिन अपने आप को पार्टनरशिप फर्म के रूप में रजिस्टर्ड नहीं करवाते और इनका उद्देश्य चाहे लाभ कमाना हो या ना हो। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स भी एक बिजनेस की फॉर्म है और इसको भी इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन में शामिल किया जाता है। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, व्यष्टि, इंडिविजुअल, इंसान मिलकर अगर कोई व्यवसाय करते हैं और अपने आप को पार्टनरशिप के रूप में रजिस्टर नहीं करवाते, तो ऐसा जो बिजनेस का फॉर्म है वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स BOI कहलाता है और इसको भी इनकम टैक्स एक्ट में व्यक्ति में शामिल किया गया है। छठा है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी यानी कि स्थानीय सत्ता, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, पोर्ट ट्रस्ट, इनको भी इनकम टैक्स एक्ट में व्यक्ति में शामिल किया गया और इनको भी कमाई गई आय पर कर चुकाना होता है लोकल अथॉरिटी को। और सातवां है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति। जैसे उदाहरण के तौर पर अजमेर यूनिवर्सिटी, जो MDSU महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी है, अजमेर यूनिवर्सिटी है, वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कहलाती है, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति। इसी प्रकार से अगर कोई देवता है, कोई मंदिर है, उस मंदिर में भी अगर इनकम कमाई जाती है तो मंदिर को भी हम, उस देवता को भी हम आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में शामिल करते हैं और इनके द्वारा कमाई गई इनकम पे भी इनको कर चुकाना होता है। यानी कि सभी को सम्मिलित कर लिया गया है इनकम टैक्स में। तो जब हम व्यक्ति की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि व्यक्ति को अपनी कमाई गई आय पर कर चुकाना होता है इनकम टैक्स के अंतर्गत, तो वो व्यक्ति का मतलब केवल किसी इंसान, इंडिविजुअल से नहीं होता, बल्कि व्यक्ति का मतलब इन सभी एंटिटी से होता है। तो जो व्यष्टि है वो इंसान से संबंधित है और जो व्यक्ति है, व्यक्ति में ये सभी एंटिटीज शामिल किए जाते हैं। अब जो टैक्स पेयर है, जिस व्यक्ति के द्वारा इस एक्ट के अंतर्गत या इस अधिनियम के अंतर्गत कर या कोई राशि चुकानी होती है, उसको हम एसएससी कहते हैं। टैक्स चुकाने वाले को, करदाता को हम कहते हैं एसएससी। एसएससी यानी कि करदाता। और करदाता वह व्यक्ति होता है जिसको इस अधिनियम के अंतर्गत, अब हम बात करें व्यक्ति की, केवल इंसान की बात नहीं करें, करदाता वह व्यक्ति होता है। तो व्यक्ति का मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है। तो करदाता वह व्यक्ति होता है जिसको इस अधिनियम यानी कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कोई कर या अन्य कोई राशि चुकानी हो। तो करदाता को कर या अन्य कोई राशि इस अधिनियम के अंतर्गत चुकानी हो तो ऐसा व्यक्ति करदाता या एसएससी कहलाता है। तो अन्य कोई राशि में अगर कोई कर बकाया है तो उस पर ब्याज, इंटरेस्ट शामिल किया जाता है और कोई अर्थदंड यानी कि कोई फाइन या पेनल्टी भी अन्य कोई राशि में शामिल की जाती है। तो अगर किसी करदाता को इस एक्ट के अंतर्गत कोई कर या कोई इंटरेस्ट, कोई फाइन, पेनल्टी आदि चुकानी हो इस एक्ट के अंडर, तो ऐसा व्यक्ति एसएससी करदाता कहलाता है। अब जो गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि आप पूरे वर्ष भर इनकम कमा लो और उस इनकम पर फिर अगले साल टैक्स का पेमेंट कर दो, कर चुका दो। तो जिस वर्ष कर चुकाया जाता है या जिस वर्ष इनकम पर
कर का निर्धारण किया जाता है, टैक्स की कंप्यूटेशन की जाती है, वह वर्ष कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर कहलाता है। असेसमेंट ईयर कर निर्धारण वर्ष कहलाता है। तो जिस वर्ष टैक्स चुकाया जाता है या टैक्स की कंप्यूटेशन की जाती है इनकम पर, वह वर्ष असेसमेंट ईयर, क्योंकि इस वर्ष इनकम का असेसमेंट किया जाता है, कर का निर्धारण किया जाता है, तो वह वर्ष असेसमेंट ईयर कहलाता है। अभी जो वर्ष चल रहा है वर्तमान में, वह वर्ष 2021-22 है। तो अभी जो असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर को शॉर्ट में AY लिखते हैं, तो अभी जो असेसमेंट ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2021-22। 2021-22 हमारा असेसमेंट ईयर है और यह शुरू होता है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक। तो अभी जुलाई 2021 चल रहा है, तो जो असेसमेंट ईयर है, जिस असेसमेंट ईयर में हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, वो असेसमेंट ईयर हमारे लिए 2021-22 है, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2021 से लागू हो गया और 31 मार्च 2022 तक रहेगा। तो असेसमेंट ईयर में पिछले वर्ष की इनकम पर कर चुकाया जाता है। तो असेसमेंट ईयर और एक होता है प्रीवियस ईयर, गत वर्ष। तो जिस वर्ष की इनकम पर असेसमेंट ईयर में, कर निर्धारण वर्ष में कर चुकाया जाता है, वह वर्ष गत वर्ष कहलाता है। यानी कर निर्धारण वर्ष से ठीक पहले का वर्ष गत वर्ष कहलाता है। तो कर निर्धारण वर्ष है अभी 2021-22 और प्रीवियस ईयर होगा 2020-21। कर निर्धारण वर्ष से ठीक प्रीवियस यानी कि जो पिछला वर्ष है वह प्रीवियस ईयर गत वर्ष कहलाता है। तो कर निर्धारण वर्ष जो वर्तमान में जो वर्ष चल रहा है वो कर निर्धारण वर्ष होगा और इस वर्ष पिछले वर्ष की इनकम पर कर चुकाया जाएगा। यानी कि जो गत वर्ष में जो इनकम कमाई गई है उस पर टैक्स की कंप्यूटेशन की जाएगी असेसमेंट ईयर में। तो 2021-22 में जो 2020-21 में जो इनकम कमाई गई है उस पर टैक्स चुकाना होगा। तो 2020-21 यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021, तो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 पूरे वर्ष भर में जो इनकम कमाई गई है उस इनकम पर टैक्स की कंप्यूटेशन, टैक्स का पेमेंट किया जाएगा 2021-22 में कर निर्धारण वर्ष में। तो 2021-22 असेसमेंट ईयर है और प्रीवियस ईयर होता है इससे पिछला वर्ष 2020-21 अभी हमारे लिए प्रीवियस ईयर है। और प्रीवियस ईयर में कमाई गई इनकम पर आगे के वर्ष में यानी कि असेसमेंट ईयर में कर चुकाया जाता है। तो इनकम की जो कैलकुलेशन करेंगे, कंप्यूटेशन करेंगे, वो हम करेंगे 2020-21 के लिए, ना कि इस वर्ष के लिए 2021-22 के लिए। और इस वर्ष जो आय कमाई जाएगी उस पर कर चुकाना होगा अगले वर्ष। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे 2020-21 के प्रोविजंस। 2020-21 का जो फाइनेंस एक्ट है उसके हिसाब से हम प्रोविजंस पढ़ेंगे और उसके हिसाब से हम टैक्स की कंप्यूटेशन करेंगे 2021-22 में। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो डिस्कस किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।